हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आह, राहुल एंड एवरीवन, जिसको भी कोई इश्यू हो, आप प्लीज अपना फोन नंबर साथ में लिखना। यहाँ पे ऑलरेडी केडी लाइव के स्टाफ बैठे हुए हैं, वो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। मैं हर किसी का प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोई भी टेक्निकल इश्यू होगा वो मैं नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए अपना फोन नंबर के साथ आप अपने टेक्निकल इश्यू बताइएगा। दूसरी बात है, जितना कम क्वेश्चन पूछेंगे आपके पास समझने का उतना मौका रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि आप अननेसेसरी क्वेश्चंस जो करते हो ये हमें ट्रैक से भटकाता है। गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान करे आप बहुत सफल हो जिंदगी में और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। आप जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त करो जिसकी आप कामना कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चलिए हम शुरू करते हैं आज क्लास। मैंने हमेशा आप लोगों को वर्ब में एक बात जरूर कहा है कि वर्ब के फॉर्म्स याद रखना और वर्ब की मीनिंग याद रखना, है ना? वर्ब के फॉर्म्स होपफुली आप याद कर चुके होंगे। जब आप वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेते हो तो लगता है कि वाह, मैंने तो वर्ब के फॉर्म्स याद कर लिए। आप तो सारे वर्ब्स अपने मुट्ठी में हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका पूछना आप पूछो मुझसे, मुझे कोई इश्यू नहीं है ना? तो आपको यह महसूस होगा कि भाई हमें सारे वर्ब्स पता है, सबके मीनिंग पता है, राइट? लेकिन बेटा इंग्लिश में एक पंगा है। इंग्लिश में ये पंगा है कि इसमें जब आप वर्ब यूज करते हो ना, तो आप किसके साथ कौन सा वर्ब यूज करोगे वो भी एक इश्यू होता है। यानी जब आप कोई वर्ब यूज कर रहे हो तो किस एक्शन के लिए किस नाउन के साथ आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। तो हम कोलोकेशन जो पढ़ते हैं, हमने अभी सिर्फ कहा आपको कि वर्ब के साथ किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन कोलोकेशन का मतलब खाली वर्ब की बात नहीं हो रही है, ये होता है द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट कम और शुड कम टुगेदर। अगर आप 2022 की फिलिंग द ब्लैंक्स को अगर देखोगे तो आप महसूस करोगे भाई कोलोकेशन से तो दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है। यानी मैं आपको करीबन 70-72 फिलिंग द ब्लैंक्स एक साथ जितने 40 सेट्स के थे वो सब निकाल के जब एक जगह कराया तो मुझे खुद महसूस हुआ कि भाई जो मैं कोलोकेशन पढ़ा रही हूँ उसका कितना रेलेवेंस है। और कोलोकेशन जो पढ़ाया है मैंने, बेटा मैं खाली वर्ब और किसी एक्शन की बात नहीं करूंगी। कई बार एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी कोलोकेशन होता है। कोलोकेशन का मतलब ही हो गया प्लेसमेंट ऑफ different parts of speech near each other। हम इस चैप्टर में जो अभी करा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वर्ब्स कहा मैंने याद करने को, तो अगर मैं वर्ब याद करने को जब कहती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्ब्स आप याद कर चुके हो किस वर्ब को किस नाउन के साथ लगाओगे, यानी किस एक्शन के साथ लगाओगे, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम कोलोकेशन कौन सा पढ़ेंगे? इंग्लिश में जो वर्ब प्लस नाउन का एक फॉर्मेशन होता है ना, एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं जक्सटापोज, दैट मींस प्लेसिंग नियर वन अनदर, नियर ईच अदर, इसको कहते हैं कोलोकेशन। तो क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो तो इसीलिए हम वर्ब से रिलेटेड ही कोलोकेशन अभी करेंगे, एंड दैट इज द फर्स्ट वन। मैं आपको करा के दिखा देती हूँ, ठीक है ना बेटा? दिस इज नॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज कोलोकेशन। इसको लोग कह देते हैं कि बेस्ट वर्ब, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स, बहुत सारे नाम से इनको संबोधित करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। अब सुनो, जैसे मैं आपको समझा दूं क्यों मैं कह रही हूं। आज का हम सेकेंड फॉर्म यहां लगा दे और यहां भी अगर हैच का सेकेंड फॉर्म लगा दे, अब देखो दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। पहला, ही हैश्ड अ कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। अब कहोगे मैम हिंदी में तो कहते हैं षड्यंत्र किया, उसने एक षड्यंत्र किया। और किया का मतलब तो डू होता है। आपने जो मुझे कहा वर्ब के फॉर्म्स रटने को, हम तो रट चुके, डू डिड डन। तो आप सेकेंड फॉर्म लगाना चाहते हो तो डिड लगा दो। बेटा सेकेंड फॉर्म डिड होता है, लेकिन षड्यंत्र करना, ठीक है ना? षड्यंत्र करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैच। आप कहोगे हैच का मतलब क्या? यहाँ हैच का मतलब क्या? मैं कहूंगी करना, बोलोगे करना क्या? भाई करना हर चीज नहीं, षड्यंत्र रचना या करना या रचना। उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया,
या उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, उसको कहते हैं हैच, राइट? दूसरा सुनो, द एग्स हैच्ड एंड चिकन्स केम आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैच? जो अंडा का फूटना नहीं होता है, फूटना, फूट जाना। कैसे फूटना? बच्चा निकलने के लिए। आप जो अंडा फोड़ के खाते हो वो फोड़ना नहीं, बच्चा निकलने के लिए जो फूटने की बात हो रही है, ठीक है? अभिलाषा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चिकन्स बाहर निकल आए। देखो इसको इंग्लिश में 25 में 22 आया है एमटीएस के आंसर की के अकॉर्डिंग। वाह, यस बेटा, ये सब कुछ आता है एग्जाम में। प्रवेश, आप अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हो। मैं वही पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आता है। मैं आप लोगों को इंग्लिश की ज्ञाता बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको एग्जाम पास कराने आई हूँ। इसीलिए आप अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछिए। अब प्रवेश, आपको मैं एकदम स्पेशली वार्न कर रही हूँ, अब आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हो आप, ठीक है? सुनो, द एग्स हैच्ड एंड चिकन्स केम आउट। अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से। आई डैश माई फीलिंग्स, आई एक्सप्रेस। फीलिंग्स को व्यक्त करते हो ना, आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हो, तो व्यक्त करना इज एक्सप्रेस, ठीक है? और अगर आपने फीलिंग को दबाते हो तो सप्रेस, दबाना। एक्सप्रेस का उल्टा सप्रेस, ठीक है? यानी आप कहोगे मैम फीलिंग्स के साथ मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं, तो व्यक्त करने का इंग्लिश क्या हुआ? एक्सप्रेस। अपनी भावनाओं को दबा के रखता हूं, किसी को नहीं बताता, सप्रेस। वी शुड डैश अवर हेल्प। अब हमें अपनी सहायता देनी चाहिए। गिव अवर हेल्प चलेगा, है ना बेटा? कन्फेस तो आप तब करते हो जब कोई गुनाह करते हो उत्कर्ष, रुको अभी नहीं। कन्फेस गलत काम किया जाता है तब होता है। वी शुड डैश अवर हेल्प, कहोगे गिव अवर हेल्प चलेगा? बेटा गिव तो सब बोलते हैं, आपको भी बोलना है, बोलो। बेस्ट जो वर्ब है हम तो वो लगाएंगे। हेल्प देना, देना क्या? अपना क्या? अपनी सहायता प्रदान करना। जब आप कहोगे कि मैं अपनी सहायता अपनी तरफ से ये सहायता देता हूं, तो वो देना इज रेंडर। सो रेंडर इज क्या? देना। देना क्या? सपोर्ट, हेल्प, इन तरह की चीजों को देना इज रेंडर। हम देखो बेस्ट वर्ब चाहते हैं बस। मैं चाहती हूं सबसे अच्छा वर्ब। बाकी आप कहोगे बहुत तरह के, अब डिस्क्राइब लगा रहे हैं सेजल, बेटा आप जो मर्जी लगाओ। स्पोकन में तो बहुत कुछ चलता है, हम स्पोकन की तो बात ही नहीं कर सकते। डोंट डैश योर आइडियाज, आइडियाज का स्पेलिंग ऐसे होगा, आइडियाज। डोंट डैश योर आइडियाज हियर, डोंट एक्सप्रेस योर आइडियाज हियर। आप यहां पे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस मत करो। डोंट शेयर भी कर सकते हो यहां पे। प्रोवाइड, बेटा प्रोवाइड, वी शुड प्रोवाइड अवर हेल्प चलेगा, मैंने कहा ना आपको, बिल्कुल चलेगा। धानवी, आई वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट टेक एनी क्लास यस्टरडे, ठीक है? हाँ, आज आपको इसीलिए करा रहे हैं ये पूरा कंप्लीट एक साथ। क्लियर? गिव तो चलेगा शिवम, मर्जी है लगा दो, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, बेहतर वर्ड लगाना ना। रिवील, रिवील यहां नहीं लगता प्रगति, कहीं उजागर करने की बात होती है तब लगता है। आइडियाज को बेटा मैंने एक्सप्रेस लिख दिया ना। अब याद रखना, जहां पर आपको बेस्ट वर्ब लगाना है वहां पे जो बोल रही हूं वो लगाओ। इसके ये नहीं है तो फिर दूसरा ठीक है। बापी मॉन्डल बिल्कुल कर सकते हो बेटा, एक ही सिलेबस है। आपके वेस्ट बंगाल का सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है। अब आप में से बहुत कुछ कहेगा मैम ऐसे लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं। स्पोकन में आपने बहुत कुछ बोल रखा है, आपकी मर्जी जो बोलना है बोलते रहो, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही है मैं वो कराऊंगी, ठीक है? यस सुमन, आई डैश माई डिसीजन। अब देखो हिंदी में कहते हैं, चलो जरा सा आप 6 का पहले आंसर बताओ। बेटा नोट्स बनाना है तो बाद में ये पीडीएफ उठाओ और इसमें से नोट्स बना लो आप, ठीक है? चलो
नेक्स्ट देखो, यस, निखिल आपने जो कहा और खुशी ने भी कहा, आप सुनो ध्यान से। आप लोग कहते हैं ना मैंने निर्णय ले लिया। ले लिया मतलब टेक, टेक का सेकंड फॉर्म भी कुछ लोग लिख रहे हैं, अक्षिता लिख रही है टुक, आई टुक माय डिसीजन। बेटा आप रीजनिंग में पढ़ते हो ना डिसीजन मेकिंग? नहीं। कभी पढ़ते हो डिसीजन टेकिंग? नहीं, क्योंकि आप डिसीजन हिंदी में टेक करते हो, इंग्लिश में मेक करते हो। और अगर सेकंड फॉर्म लगाना चाहते हो तो मेड लगा दो। मैं अपना निर्णय लेती हूं और मैंने निर्णय ले लिया, आई मेक माई डिसीजन या आई मेड माई डिसीजन। आई टुक या टेक माई डिसीजन बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कहा कि इंग्लिश में जो एग्जैक्ट वर्ड है ना पहले उसको पता करो। ही पोयम को रट के जो सुनाते हो ना उसको रिसाइट कहते हैं। ही रिसाइटेड अ पोयम, रट के सुनाना इज रिसाइट। अब वो भी देखो कैसे, जब आप पोयम सुनाते हो ना तो आप कैसे सुनाते हो मैं बताती हूँ। आप उसको याद करते हो, फिर पूरे फीलिंग के साथ एक मंत्र की तरह एकदम लय में सुनाते हो, तो उस रिदम में सुनाना इज रिसाइट। लेकिन जब आप कहानी सुनाते हो तो बेटा उसको सुनाना नरेट होता है। मैं सेकेंड फॉर्म लगाते जा रही हूं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि उसने कहानी सुनाई, उसने पोयम सुनाया, हम वैसे कर रहे हैं, है ना? हालांकि आप खाली वर्ब पे ध्यान दो। शी नरेटेड अ स्टोरी, कहानी सुनाना इज नरेट। आप कहोगे मैम सुनना तो हम हियर याद कर चुके, सुनाना तो आपने खाली बोला था टेल यानी बताना। फिर तो यही तो है, वर्ब याद कर लिए वो एक चीज है और सही वर्ब का इस्तेमाल अलग चीज है। आप पोयम बेटा लिखते हो तो ठीक है लिखो, यू रोट अ पोयम। ये कौन सा नया आपको कौन सा बहुत अच्छी चीज आपने मुझे बता दी। द पीएम डैश अ स्पीच। अब देखो पीएम भाषण देते हैं, द पीएम डिलीवर्ड अ स्पीच। पीएम ने भाषण दिया, द पीएम डिलीवर्ड अ स्पीच। ठीक है, देखो भाषण देना डिलीवर अ स्पीच, पोयम सुनाना रिसाइट अ पोयम, कहानी सुनाना नरेट अ स्टोरी। छोटी छोटी बातों में कई बार आप लोग नहीं करते हो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है ना? खाने में जैसे ये नहीं खाएंगे, तरोई नहीं खाएंगे, भिंडी नहीं खाएंगे, लौकी नहीं खाएंगे, तो आपकी माँ डांटती है, कहती है डोंट मेक अ फस, यानी कि नखरे मत करो, डोंट मेक अ फस। कंपोस्ट अ पोयम बिल्कुल चलेगा बेटा, कंपोज होता है बनाना, कोई गीत हो कोई पोयम हो उसको बनाना इज कंपोस्ट, लेकिन हम सुनाने की बात कर रहे थे। तो आप कंपोज कह सकते हो। अगर आप कंपोज करते हो तो अ सॉन्ग करोगे कंपोज, अ पोयम करोगे, यानी शब्दों को इकट्ठा करके जब आप किसी सॉन्ग को बनाते हो तो कंपोज करते हो। रिकॉन्ट्योर का मतलब होता है जो अच्छी कहानियां सुनाता है, सुनाने में, कहानियां सुनाने में माहिर हो। ठीक है, देखो चलो 11 to 15 एक बार कोशिश करके देखो तो, 11 to 15। देखो, देख लिया? ठीक है, he dash blood in the blood camp। बेटा ब्लड के कैंप में साफ लिखा रहता है ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि वहां जाके आप खून बेच नहीं सकते हो, है ना? यू डोनेट ब्लड, तो ही डोनेटेड ब्लड इन द ब्लड कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप। हिज फू हाँ, यहाँ पे फूलसम नहीं है, फूलिशनेस है। मैं भी आपको करेक्शन करके दे दूंगी। हिज फूलिशनेस aggravated my anger। His foolishness aggravated my anger। ठीक है, क्लियर?
His sweet nature mollified my anger. अभी मैं आपको बताऊंगी foolishness और एग्रवेट कैसे किया और मॉलिफाई कैसे किया. देखो, ब्लड डोनेशन कैंप में आप ब्लड डोनेट करते हो, आपकी मूर्खता भरी बातें जो होगी, यानी फूलिशनेस मतलब बेवकूफी, ये मेरे गुस्से को भड़का देगा और आपका स्वीट नेचर क्या करेगा, मेरे गुस्से को शांत कर देगा. प्लीज डैश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विथ योर एप्लीकेशन. आप अपने एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें, ठीक है, या उसके साथ साथ लगा दे, एनेक्स कर दे. बेटा एनेक्स का मतलब होता है साथ में लगाना, जिसको कहते हैं संलग्न करना, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स आर डैश द एग्जाम. स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम. स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं, स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम. बेटा मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे? मैंने बुलाया था ब्लड टेस्ट वाले को, वो अभी आया है, ठीक है. तो मैं बस 2 मिनट के बाद आ जाऊंगी, बस खाली उनको एक सैंपल देना है, क्योंकि मुझे जैसे फीवर चढ़ रहा है उतर रहा है ना, तो वो डेंगू का कुछ सिम्टम्स दिख रहा है. तो मुझे 2 मिनट में, बस आप ब्रेक लो, 2 मिनट में मैं पहुंचती हूँ, ठीक है. मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हो जाएगा, जितने देर में वो निकालेगा बस उतनी देर में आती हूँ, ठीक है. बस मुझे 2 मिनट का ब्रेक दो, मैं आपको नेक्स्ट पेज निकाल के चली जाती हूँ.
ये समझ में आ गया अच्छे से? स्टूडेंट्स बेटा एग्जाम गिव नहीं करते हैं, टेक करते हैं, ठीक है ना? स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम। द रीजन इज हम हिंदी में कहते हैं हम परीक्षा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उल्टा कहते हैं बेटा, वी टेक द एग्जाम, मतलब स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम। हम टीचर्स जो होते हैं ना, वी गिव यू द एग्जाम, ठीक है? नेक्स्ट अप, आई हैव डैश द डॉक्यूमेंट फॉर योर काइंड डैश, आई हैव फर्निश्ड, अभी मैंने कहा था ना फर्निश्ड, आई हैव सबमिटेड, आई हैव एनेक्स्ड, सौंपना, साथ में लगा के देना। द डॉक्यूमेंट फॉर योर काइंड पेरूसल, बेटा ये भी एक तरह का कोलोकेशन है, क्योंकि कोलोकेशन वर्ब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नाउन से रिलेटेड पोर्शन में। पेरूसल, इसका मतलब आपके नजर डालने के लिए हमने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया है, एनेक्स कर दिया है, हमने डॉक्यूमेंट को फर्निश कर दिया। फर्निश का मतलब होता है पेश करना, उपलब्ध कराना, आपके नजर डालने के लिए, आपके देखने के लिए। देखो काइंड पेरूसल, अटैच्ड बिल्कुल चलेगा शिवानी, आई हैव फर्निश्ड, आई हैव अटैच्ड, ये भी चलेगा। डोंट टेक रिस्क, खतरा मत मोलो, हिंदी में कहते हैं खतरा मत मोल लेना, अब मोल लेना का मतलब होगा टेक, ठीक है? डोंट डैश अनड्यू एडवांटेज, यू टेक एडवांटेज, यू टेक अनड्यू एडवांटेज। बेटा अनड्यू एडवांटेज का, अनड्यू का मतलब होता है नाजायज, जो सही नहीं है। रीड और स्टडी में डिफरेंस, बेटा रीड आप मैगजीन करते हो, न्यूज़पेपर करते हो, स्टोरी करते हो, ऐसे ही रीड करना। जिसको अध्ययन करने के लिए करते हो उसको स्टडी करते हो, ठीक है? नवरत्न शर्मा, समझ में आ गया? गो एंड टेक बाथ, जाके नहा लो, गो एंड टेक बाथ। I dash asleep at 11 p.m. Fall का सेकेंड फॉर्म फेल, मैं सो गया 11 बजे, I fell asleep। देखो सो जाना, fall asleep नहीं। एनेक्स का मतलब बेटा आप हिस्ट्री में कुछ और पढ़ते हो, इंग्लिश में इसका एक और मतलब है जो मैंने बताया। पेरूसल का मतलब बेटा पढ़ना, देखना, नजर डालना, ठीक है ना? सो जाने के लिए fall asleep होता है, अरे ठीक है? नेक्स्ट आओ, देखो फॉर योर काइंड पेरूसल होगा बेटा, यहां अटेंशन की जरूरत ही नहीं हमें। पूजा क्या हो गया? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह में लिखते हैं। अटेंशन मतलब ध्यान देना, वो अलग चीज होगा। गो एंड टेक बाथ, टेक बाथ होता है, अगर टेक नहीं रहता तो हैव चलता। संदीप बेटा ये जल्दी किसी ने ना पढ़ाया है और ना जल्दी समझ में आता है, जिसके स्पोकन सही होते हैं वो थोड़ा कर भी लेते हैं। इसमें रीडिंग की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो रीडिंग वूडिंग कुछ किए नहीं रहते हो, तो क्या करें फिर, पढ़ाना तो पड़ेगा ये पोर्शन, जल्दी बनाओ। यूनिवर्सिटीज आर डैश द एग्जाम, बेटा यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम करवाती है ना वो कंडक्ट कराती है, यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग द एग्जाम। आई डैश अवेक फॉर द होल नाइट, फॉर द होल नाइट है ये। आई स्टेड अवेक, मैं रात भर जागता रहा, आई स्टेड अवेक फॉर द होल नाइट, रात भर मैं जागता रहा। यस ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह मैं करा रही हूं। क्लास नोट्स में आपका सिर्फ वो कोलोकेशन दिया हुआ है, वो अगर आप याद कर लोगे तो ये करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर नॉक्टर्नल एनिमल्स, बेटा नॉक्टर्नल होते हैं निशाचर, जो रात में जागते हैं। कम आउट व्हेन द नाइट फॉल्स, जैसे मैंने कहा ना कि आई फेल asleep, मैं सो गई, रात हो गई, कैसे बोलूं? व्हेन द नाइट फेल, यहाँ पे है जब रात होती है, व्हेन द नाइट फॉल्स। बेटा एस ई एस लगाया, सेकेंड फॉर्म लगाया, वो छोड़ दो आप, आपको सिर्फ देखना है वर्ब कौन सा यूज किया है। आई डैश अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक। प्लीज डैश योर सजेशन, गिव योर सजेशन नहीं होता शिवानी। द रीजन इज आप कह रहे हो क्योंकि आपको हिंदी में पता है, अपना सजेशन दो। कोमल लिख रही है आई डिड अ मिस्टेक, क्योंकि उसका कहना क्या है, मैंने गलती कर दी, करना का इंग्लिश तो डू होता है। नहीं बेटा, सजेशन आप मेक करते हो, जैसे डिसीजन करते हो ना वैसे सजेशन करते हो, यू मेक अ सजेशन।
ठीक है, प्लीज मेक अ सजेशन। देखो 26 to 30, जल्दी बनाना। चलो नेक्स्ट देखो, डोंट डैश मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहते हैं ना, डोंट मेक मी एंग्री, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, यानी एंग्री के साथ भाई गुस्सा होने के लिए गेट एंग्री और गुस्सा दिलाने के लिए मेक एंग्री, अलग अलग वर्ब यूज होता है। अगर आप सोचोगे गुस्सा मत हो, गुस्सा मत दिलाओ, दिलाना इज गिव, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश में कोलोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वीकेंड्स में हम क्या करते हैं भाई, मजे करते हैं। वी हैव फन ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स मतलब वही सैटरडे संडे, वीकेंड्स पे हम मजे करते हैं। ही डैश फन ऑफ मी, लेकिन बेटा वो अगर मेरा मजाक उसने उड़ाया, तो मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मैंने यहां सेकेंड फॉर्म लगा दिया, मजाक उड़ाना। और हैव फन का मतलब होता है मजे करना। देखते हो कोलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कोलोकेशन में वर्ब चेंज किए मीनिंग ही चेंज हो गया। मेक फन मजाक उड़ाना, हैव फन मजे करना। ऋषु राज बेटा थोड़ा पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, कभी इंग्लिश खोल के देखा भी आपने? हाँ यस कैलाश, यही तो मैं कह रही हूं, कम से कम क्वेश्चन पूछो। He is dash progress by leaps and bounds। सबसे पहले by leaps and bounds का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, कहते हैं ना हिंदी में दिन दुनी रात चौगनी, यानी कि बहुत तेजी से, रैपिडली, है ना। प्रोग्रेस क्या करते हो, यू मेक प्रोग्रेस, ही इज मेकिंग प्रोग्रेस। अगेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया है मैंने, वो इसलिए लगाया है क्योंकि इजम आर के बाद V1 आईएनजी आता है। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस। आप कहोगे वो तरक्की कर रहा है, करने का इंग्लिश तो डू होता है ना। मेक प्रोग्रेस, यू मेक प्रोग्रेस। ही हैज डैश अ बिजनेस, भाई बिजनेस क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बिजनेस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं एस्टैब्लिश, और हैज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो टेंस की बात है। एनीवे पहले तो वर्ब देख लो, आपको एस्टैब्लिश यूज करना है। क्यों बेटा, जब भी कोई बिजनेस करता है ना, इस इरादे से करता है कि ये बिजनेस सालों साल चले, है ना, कहते हैं 100 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है, उसके बाद उसके पोते ने भी संभाला, उसके परपोते ने भी संभाला, यानी वो चाहते हैं कि ये बिजनेस हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा खानदान आगे लेकर चले, वहां पे एस्टैब्लिश होगा। आप कहोगे मैम अभी अभी तो शुरू किया है, तो चलो ठीक है, अभी शुरू किया है तो स्टार्टेड लगा दो, आपकी मर्जी। लेकिन अल्टीमेटली जब वो अच्छे से सेटल हो जाएगा ना, तो एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, वो अगर अपना बिजनेस चला रहा है तब कहोगे ही इज रनिंग हिज बिजनेस, है ना। अगर कहोगे बिजनेस चला रहा है, तो कहोगे जैसे वह बिजनेस चला रहा है, ही इज रनिंग अ बिजनेस। कोई चीज चलाना इज रन, ठीक है। एक्सपैंडिंग अ बिजनेस, ठीक है, हिज बिजनेस होगा, फिर तो एक्सपैंड तो बाद में होगा, ठीक है। विल शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो इसीलिए एस्टैब्लिश का मतलब होता है कि उसको अच्छे से उसको सेटल कर देना ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस जहां तक पढ़ाया है वहां तक देखो। हाँ ऋषि दास, ऑप्शन होता तो आपके लिए आसान हो जाता, लेकिन अभी आसान नहीं करना, अभी उसको आप समझो। यस मोहम्मद, बिल्कुल सही है मोहम्मद उबैद। गौरव कुमार, अपने फोन नंबर के साथ कुछ भी कमेंट लिखना है, फोन नंबर के साथ दो, आपके पास कॉल आएगा।
नो इश्यू। भले मैंने आपको जो वर्ब के फॉर्म्स याद करने कहे हैं, उसके बाद सही वर्ब का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हर जगह हर वर्ब नहीं चलता। इसके लिए रीडिंग करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे मैंने तो पूरी कोशिश की है, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकूं। नहीं, सजेशन इज यू मेक योर सजेशन। आकांक्षा, बेस्ट वर्ब। अब इसके बाद आप स्पोकन में तो कुछ भी कर लो। ही हैज डैश अ फैक्ट्री। फैक्ट्री हम लोग सेटअप करते हैं। आप कहोगे ये सेटअप यहां क्यों लगाया आपने? फैक्ट्री में आपको महसूस होगा कि बड़ी बड़ी मशीन्स लगे, उस मशीन को फिर स्टार्ट किया गया, है ना? वो सारा फीलिंग आएगा आपको, बड़ा जनरेटर सेट का, बड़ी मशीन का, बड़ा बड़ा सब कुछ, वो सेटअप होता है। फैक्ट्री सेटअप किया जाता है, लेकिन जब कमीशन या कमिटी बिठाती है सरकार ना, तो भी सेटअप ही करती है भाई। गवर्नमेंट भी कमीशन हो या कमिटी हो, दोनों में से कोई एक हो बेटा, दोनों में से कोई एक, तब भी गवर्नमेंट भी सेटअप ही करती है। तब यहां कहोगे यहां पे सेटअप क्या है? भाई यहां पे सेटअप का मतलब, सेटअप करने का मतलब कोई मशीन लगाना नहीं है, किसी तरह का कोई कमिटी बनाना, जैसे सच्चर कमिटी बना था, है ना? उसके बाद जैसे बहुत सारी कमिटी पढ़ोगे यार आप लोग, पॉलिटी में तो दुनिया भर की कमिटी पढ़ोगे। नहीं, तो ये सेटअप होता है कमिटी, मंडल कमिटी, जिसके मंडल कमीशन था, है ना? सच्चर कमिटी था। हाँ, मंडल कमीशन के बाद 27% जो आरक्षण मिला ओबीसी को। डोंट डैश हार्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक। बेटा यहां फुल स्टॉप होना चाहिए था, और बी ऑप्टिमिस्टिक। डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत खो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। हिम्मत मत खो, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, यानी कि आशावादी रहिए। वी डैश अवर राइट टू वोट, वी एक्सरसाइज। आप कहोगे हम कोई वहां जाके एक्सरसाइज करते हैं क्या? भाई एक्सरसाइज करने का मतलब खाली व्यायाम करना नहीं होता। एक्सरसाइज आप अपने राइट टू वोट भी करते हो। आप कहोगे हम अपने वोट देने का अधिकार का तो प्रयोग करते हैं। प्रयोग का इंग्लिश तो यूज है। बेटा यूज से है ना थोड़ा सा एक गंदा सा फीलिंग आया, जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो आपका। यूज कुछ मिसयूज का फीलिंग देता है, नहीं, इसीलिए हमें कहना चाहिए एक्सरसाइज। राइट टू वोट को हम एक्सरसाइज करते हैं। He dash his time to dance। बेटा टू डांस, डांस को वो उसने अपना टाइम डिवोट किया। आप कहोगे डिवोट क्यों लिख रहे हो? आजकल तो कच्चा बादाम कर करके लड़कियां टाइम वेस्ट करती हैं। बेटा ही वेस्टेड हिज टाइम इन डांसिंग होगा फिर तो, कैलाश कुमार, वेस्टेड हिज टाइम इन डांसिंग होता। यहां डिवोटेड इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने टाइम को देता है डांस को, टू डांस, डिवोटेड हिज टाइम टू डांस, डिवोटेड हिज टाइम टू म्यूजिक, है ना? रियाज करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब कहते हैं ना आप किसी को डिवोट करते हो, तो आप डिवोटी बन जाते हो। इसे देखते श्रद्धालुओं को डिवोटी कहते हैं, है ना? श्रद्धा के साथ आप किसी चीज को रखोगे तो डिवोटी बनोगे। यस, आई डिवोटेड माई टाइम टू गॉड, आई डिवोट माई टाइम, बिल्कुल सही है। स्पेंडिंग वर्ड नहीं बेटा, स्पेंड माई टाइम टू डांस तो नहीं होगा ना, फिर टू डांस को कैसे फिट करोगे स्पेंड के साथ, बताओ? नेक्स्ट आओ, 36 to 40, जल्दी करो तुम। अमन राज का देखो। हाँ, इन डांसिंग होता तब वो अलग चीज होता बेटा।
एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे इस्तेमाल करना हो गया बस। अब हर जगह उसका हिंदी मीनिंग पूछोगे ना तो एग्जैक्ट मीनिंग फिट नहीं होगा। आपको उस वर्ब का उस कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग समझना पड़ेगा। He dashed the role of a police officer. He played the role. रोल निभाना, निभाने का इंग्लिश तो कुछ और होता है हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे रोल प्ले करते हो, है ना। He is dash money. He is earning money. Okay. He is wasting money. चलेगा, बर्बाद कर रहा है, खर्च कर रहा है, स्पेंडिंग मनी। और एक और वर्ड सिखाएं, ही इज मिंटिंग मनी। अब बोलोगे मिंट का मतलब तो टकसाल होता है। अब टकसाल में आईएनजी क्यों लगा रहे हो आप, जहां पे कॉइन्स छापते हैं? बेटा जब कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है कि लग रहा है जैसे नोट छाप रहा है, तो क्या कहोगे? ही इज मिंटिंग मनी। इसका मतलब मजे से नोट छाप रहा है वो, ठीक है ना। ही ट्राइड टू डैश करप्शन ऑफ हिज डिपार्टमेंट। क्या करेगा कोई? अपने डिपार्टमेंट का ही करप्शन को एक्सपोज कर दिया। क्या करते हो? He tried to expose corruption of his department. उसने अपने डिपार्टमेंट का ही करप्शन को एक्सपोज कर दिया, यानी कि उजागर कर दिया, ठीक है। लेकिन कई बार लोग अपने डिपार्टमेंट का, है ना, अपने जगह का करप्शन को बाहर पता चलने नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है ना, बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां भयंकर करप्शन है, लेकिन वहां पे सभी लोग एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। क्यों? दे हश अप करप्शन। अब जैसे हश ऐसे याद रखेगा, किसी को कुछ मत बोलना, है ना, वो फीलिंग वाला। दे ही ट्राइड टू हश अप करप्शन ऑफ हिज डिपार्टमेंट। देखो, है ना, क्लियर। आई डैश अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। याद रखना बेटा, कई बार आप लोग कहते हैं बुरा सपना, बैड ड्रीम। बेटा बैड ड्रीम जैसा करके कोई वर्ड ही नहीं है, नाइटमेयर होता है, बुरा सपना नाइटमेयर। ही आई हैड अ। अब कई बार कहते हैं मैम मैंने सपना देखा, सपना देखा मतलब सी का सेकंड फॉर्म सॉ। अरे नहीं होता, आई हैड अ, ठीक है। अच्छा, टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही होता है, ये हश आप, ठीक है, ठीक है। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। रात को मैंने सपना देखा, देखा इज आई हैड अ नाइटमेयर, आई हैड अ ड्रीम, ठीक है। हाँ, स्पेंड हिज टाइम इन डांसिंग, ये तो चलेगा रिया। इम्पोस्ट पेनाल्टी, यस, इम्पोज करता है पेनाल्टी। मोहित कुमार, यहाँ जान निकली जाती है, तुमको मिंटिंग मनी करते हुए दिख रही हूं मैं। हाँ, ही इज मेकिंग मनी, चलेगा अक्षत। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड पेनाल्टी। बेटा जुर्माना जो होता है ना, इम्पोज होता है। याद रखना, कोई भी चीज जबरदस्ती थोप दिया जाता है, जैसे पेनाल्टी, जैसे फाइन, जैसे लॉकडाउन, है ना, एक तरह से हमारे पर थोप दिया गया था। तो पेनाल्टी, लॉकडाउन, फाइन, ये सब इम्पोज किया जाता है, ठीक है। देखो, ठीक है। हम्म डरावना सपना बेटा बैड ड्रीम होता है, सॉरी नाइटमेयर होता है, बैड ड्रीम कुछ नहीं होता। चलो 41 से 45 देखो। ये पोर्शन है तब जब आप वर्ब के फॉर्म्स याद करने के बाद सटीक वर्ब लगाने की कोशिश करते हो तो यहां फंसोगे।
The government has dash 18% tax on this item. The government has levied. बेटा आप इम्पोज भी चाहो तो कह सकते हो कि मैम 18% टैक्स इम्पोज कर दिया। बेटा जो स्लैब्स होते हैं ना, उसमें जो टैक्स लगाया जाता है, जो लीगली लगाया जाता है बेटा, उसको कहते हैं लेवी, LEVY। ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में वाई हटाकर आई लगाते हैं, फिर ईडी लगाते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत फल देता है। देना इज बेयर। हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स। मेहनत फल देता है। हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स। देखो, रिवर फ्लोज डाउन द हिल। बेटा रिवर जो है ना, ये बहती है, लेकिन अगर आप कहोगे स्ट्रॉन्ग विंड होगा, स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। रिवर फ्लो करता है, विंड ब्लो करता है। रिवर फ्लो करता है, विंड ब्लो करता है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम। सरकार ने एक स्कीम निकाली है, लॉन्च्ड। ठीक है निशांत, ये सब बातें यहां मत करो बेटा, आप पढ़ने आए हो। चलो, हो गया। चलो, इसरो डैश 100 सैटेलाइट्स। वापस चलो। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड क्या स्कीम। बेटा स्कीम भी लॉन्च होता है, सैटेलाइट भी लॉन्च होता है। कोई भी कंपनी नए कार को लॉन्च करती है ना, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसको लॉन्च किया जाता है। इसीलिए इसरो के साथ भी लॉन्च लगा देते हैं, राइट। वी डैश एजुकेशन। हम जब आपको कुछ पढ़ाते हैं तो देखते हो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं रोज, है ना, सप्ताह में 3 बार, फिर कहते हैं ये करके आओ, क्योंकि हम पार्ट वाइज देते हैं, है ना।